अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। यानी सी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए हमें जिन बेसिक्स को जानना ज़रूरी है उनको हम स्टार्ट करेंगे। और इसके बेसिक एलिमेंट्स में हम आज 5 टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिसमें नंबर फर्स्ट पे हम आइडेंटिफायर और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। उसके बाद सी लैंग्वेज के डिफरेंट कीवर्ड्स, वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल्स क्या होते हैं, और कांस्टेंट और उसके डिफरेंट टाइप्स। अब इसमें सबसे पहले जब हम बात करते हैं आइडेंटिफायर और उसकी टाइप्स की, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफायर मस्ट होते हैं। आइडेंटिफायर बेसिकली ये किसी भी वेरिएबल, कांस्टेंट या फंक्शन या लेबल का नाम होता है। जो आइडेंटिफायर है बेसिकली ये डिस्क्रिप्टिव और शॉर्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो आइडेंटिफायर आप डिफाइन करते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो उसका नेम स्मॉल से स्मॉल होना चाहिए, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। यानी उसके नेम को समझना हमारे लिए आसान हो। उसको हमें नेम को पढ़ के ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि ये किस मकसद के लिए हम इस आइडेंटिफायर को डिफ़ाइन कर रहे हैं। और आइडेंटिफायर जो हम डिफ़ाइन करेंगे उसके डिक्लेरेशन के रूल्स के अंदर ये है कि मैक्सिमम 31st करैक्टर उसकी लेंथ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा होगी तो जो फर्स्ट उसके 31st करैक्टर होंगे वो यूज़ होंगे, बाकी जो है वो इग्नोर कर दिए जाएंगे। अब इसमें पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा आइडेंटिफायर हम डिक्लेयर किसी प्रोग्राम में करते ही नहीं है जिसका इतना बड़ा नाम होगा। सिंपल हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें आप मार्क्स का वेरिएबल ले लेते हैं, हम ग्रेड्स का ले लेते हैं, हम एवरेज का ले लेते हैं। तो ये मैक्सिमम 5, 4 या 6 करैक्टर्स पर जो है ये मुश्तमिल होता है एक आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के कुछ रूल हैं, जिसमें जब भी आप कोई आइडेंटिफायर डिक्लेयर करेंगे तो उसमें उसका जो फर्स्ट लेटर है वो अंडरस्कोर या कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए, कोई डिजिट नहीं हो सकता। और जो आपके आइडेंटिफायर्स हैं कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेटिक करैक्टर, डिजिट और अंडरस्कोर्स। अब यहाँ पे उसने डिजिट का नाम तो इस्तेमाल किया है, लेकिन डिजिट को हम फर्स्ट लेटर के तौर पे यूज़ नहीं करेंगे। बाकी आप इसको डिजिट को इसके मिडिल में या इसके लास्ट पे कहीं भी यूज़ करना चाहे तो आप कर सकते हो। कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको हम आइडेंटिफायर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब उसमें जब हम आइडेंटिफायर के टाइप्स की बात करते हैं तो 2 तरह के आइडेंटिफायर होते हैं। एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और एक को हम कहते हैं यूज़र डिफाइन। ऐसा आइडेंटिफायर कि जिसके ऑलरेडी मीनिंग्स किसी भी लैंग्वेज में सी या C++ के अंदर प्री डिफाइन हो, पहले से उसको फिक्स कर दिया गया हो, उसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन हो एंड जो डेवलपर ने उसको ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट डिफाइन कर दिया तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। सी कैन नॉट यूज अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पस इफ इट इज़ रीडिफाइन। यानी इसका मतलब ये है कि हम जो भी आइडेंटिफायर जिस मकसद के लिए भी हम डिफ़ाइन करते हैं हम उसको उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा किसी और मकसद के लिए हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसके एग्जांपल नीचे प्रिंट एफ और स्कैन एफ के 2 बड़ी एग्जांपल हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की। ये प्रिंट एफ जो है ये एक आउटपुट फंक्शन है और स्कैन एफ जो है ये एक इनपुट फंक्शन है जो कि stdio.h की हेडर फाइल से इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं। तो ये 2 मैंने एग्जांपल दिए हैं प्रिंट एफ और स्कैन एफ की, जो एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा और भी बेशुमार है, वो आगे इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर के अंदर साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद दूसरी टाइप हमारे पास आती है आइडेंटिफायर की जिसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइन। ऐसे आइडेंटिफायर जो यूज़र अपनी मर्जी से खुद डिफाइन करता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, उसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर। टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज डिफाइंड बाय प्रोग्रामर टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन। अब यहाँ से हमें ये बात भी क्लियर होती है कि जो भी आइडेंटिफायर है ये बेसिकली जब हम किसी प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उसका बेसिक पर्पस आपकी मेमोरी की लोकेशन को कोई ना कोई नाम देना होता है, और उसी मेमोरी लोकेशन को हम प्रोग्रामिंग के अंदर ड्यूरिंग कंप्यूटेशन जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वेरिएबल डिक्लेयर करना भी क्या है, मेमोरी की लोकेशन का एक नाम होता है जो हम उसको असाइन कर देते हैं। ये जो आइडेंटिफायर हैं इनका बेसिक पर्पस होता है डाटे को स्टोर करना, या जो भी हम रिजल्ट वगैरह या कैलकुलेशंस वगैरह आप वो कर रहे होते हैं उसको इसके अंदर स्टोर करना। अब इसकी एग्जांपल है जैसे मैं कुछ ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, ए, मार्क्स, एज, रिजल्ट, सम या एवरेज। तो ये ऐसे आइडेंटिफायर हैं जो यूज़र अपनी मर्जी से डिक्लेयर करता है। अब प्रोग्रामिंग के दौरान हम सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर है, क्योंकि
एक प्रोग्राम के अंदर हो सकता है आप स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कोई 2 या 3 इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर हो सकता है हम 5 भी, 10 भी, 15 भी, 20 भी, यानी अकॉर्डिंग टू कंप्यूटेशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो ये 2 डिफरेंट टाइप्स हैं आइडेंटिफायर की। उसके बाद हम जब बात करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर कीवर्ड्स की। अब ये कीवर्ड बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे कीवर्ड है क्या? बेसिकली जो कीवर्ड्स हैं ये कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर जिनका मीनिंग प्री डिफाइन होता है। अभी जो मैं प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैंने बात की थी प्रिंट एफ की और स्कैन एफ की भी, वहाँ पे मैं बात कर रहा था। अब वो चूँकि उसके स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं, जैसे उनके मीनिंग्स ऑलरेडी प्री डिफाइन हैं, इसी तरह कुछ प्रोग्रामिंग के अंदर कीवर्ड्स भी होते हैं जिनके मीनिंग्स पहले से बयानशुदा हैं, उनको हम किसी और मकसद के इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ना ही इन कीवर्ड्स को हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर एज अ यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं। जो कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर, ये बेसिकली हमारे कंपाइलर की कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर उसकी हेल्प करते हैं, और इसको यूज़र दोबारा से रीडिफाइन नहीं कर सकता। रीडिफाइन का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो ऑलरेडी जिसका मीनिंग बयान है, लेकिन उसको हम दोबारा से चेंज करें, तो वो नहीं हम कर सकते। जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पस फॉर विच इट इज़ डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने डिफाइन किया उसको उसी मकसद में हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल इसके फर्स्ट कॉलम में एक कीवर्ड है हमारे पास ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये है कि ये आपके प्रोग्राम के अंदर हम स्विच स्ट्रक्चर में इसको इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, और इसका पर्पस ये होता है ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को एंडिंग कंडीशन की तरफ ले जाता है, इसको टर्मिनेट करवा देता है, प्रोग्राम को एंड करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम ब्रेक को सिर्फ प्रोग्राम एंड करने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, इसको हम प्रोग्राम को दोबारा स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये इसका मतलब था। उसके बाद जितने भी ये हम कीवर्ड्स लिखते हैं इनको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, लोअर जो केस होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड्स हैं जिनमें ये हमारे सामने हैं। अब इसमें जो हम सी लैंग्वेज के लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो फर्स्ट कॉलम में ब्रेक है, केस है, करैक्टर है, कंटिन्यू है, डबल है, और सेकंड कॉलम में फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग। थर्ड कॉलम में हमारे पास स्विच का स्ट्रक्चर होगा, और लास्ट कॉलम के अंदर हम वॉइड को, वाइल को, डू और एल्स, ये वो कीवर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल कहता है इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। इट इज़ यूज टू स्टोर इनपुट डाटा एंड कंप्यूटेशन रिजल्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। कि जो वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली ये हम प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं मेमोरी की लोकेशन को कोई नाम असाइन करने के लिए, और उसी लोकेशन के अंदर हमने अपने डाटे को स्टोर भी करना होता है, जो इनपुट भी हम करेंगे, जो प्रोसेस भी होगा, और ये यहीं पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो कहते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं, लेकिन वेरिएबल का नाम जो है वो दोबारा चेंज नहीं होता। फिर जितने भी वेरिएबल्स हम बनाते हैं इनको मेमोरी के अंदर ही स्टोर किया जाता है, यानी जिसको हम रैम के नाम से जानते हैं। और रैम के बारे में हम जानते हैं कि बाय नेचर जो रैम है ये एक टेम्परेरी मेमोरी का नाम है। टेम्परेरी मेमोरी मीन कि ऐसी मेमोरी जो आर्जी है, जिसमें डाटा सिर्फ उतनी देर तक स्टोर रहता है जब तक उसको लाइट मिल रही है, उसको इलेक्ट्रिसिटी, उसको पावर मिल रही है। जैसे उसकी पावर ऑफ होगी तो रैम से वो डाटा जो है वो वॉश हो जाएगा। ये जितने भी हम वेरिएबल्स रैम के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल्स भी फिर क्या है, टेम्परेरी ही हैं। तो जितने भी वेरिएबल्स में फिर जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है जब प्रोग्राम को एंड किया जाता है। तो ये एक बाकायदा पूरी चेन है कि वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं रैम के अंदर। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, लिहाजा जितने भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं वो भी फिर क्या है, बाय नेचर टेम्परेरी ही है। लिहाजा जैसे प्रोग्राम एंड होगा तो वो सारे वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उसका डाटा भी। ये नीचे एक एग्जांपल है जिसमें एक मेन जो आउटसाइडेड ब्लॉक बना है ये बेसिकली आपकी कंप्यूटर मेमोरी के एक सेल को प्रेजेंट कर रहा है। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जिसका नाम जो है वो है मार्क्स, और उसका जो एड्रेस है वो इनर ब्लॉक है, और इस कंटेंट्स का मतलब है कि उस वेरिएबल की लोकेशन में जो वैल्यू स्टोर है वो है हमारी 58। तो यहाँ पे हमने इस डायग्राम के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसने मेमोरी का एक सेल को रिजर्व किया, उसका नाम है मार्क्स, और उसके अंदर वैल्यू जो है वो है 58।